हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की ये जो क्लास है, प्रैक्टिस सेट है आपकी चल रही। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सामुदायिक संसाधन व्यक्ति यानी सीआरपी को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। आपको पता है जो सीआरपीएस जो व्यक्ति होते हैं, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आता है आपका। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो मेंबर होता है वही सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सरकार द्वारा नियुक्त एक बाहरी विशेषज्ञ है। दूसरा है वह गरीब महिला जो स्वयं सहायता समूह आंदोलन से निकलती है और अब दूसरों को प्रशिक्षित करती है। तीसरा कह रहा है कि केवल एक वित्तीय लेखा परीक्षक है। या चौथा कह रहा है कि स्थानीय ग्राम प्रधान का सहायक होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मेंबर होता है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है उसी का मेंबर होता है, यानी वो ऐसा मेंबर होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पार्ट था, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अब वो क्या हो गया है, वो जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से उसका डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, यानी उसकी जो गरीबी थी या जो भी उसकी चीज़ें थी वो उसका जो डेवलप हो गया है। ठीक है, जैसे पहले वो गरीब था, अब क्या हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से उसके द्वारा जो चीज़ें प्रदान की जाती थी, जो हेल्प उसको मिला, उसके माध्यम से अब उसका जो जीवन स्तर है बेसिकली वो क्या हो गया है, ऊंचा हो गया है। ठीक है, तो वही मेंबर्स होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, वह गरीब महिला जो स्वयं सहायता समूह आंदोलन से बाहर निकलती है और अब दूसरों को प्रशिक्षित करती है। तो जो मेंबर क्या होता है कि उनका जो डेवलप हो गया होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, उनका जो जीवन स्तर है वो बेटर हो गया है। तो अब क्या करते हैं कि वही लोग क्या करते हैं कि अन्य जो मेंबर्स होते हैं, यानी अन्य जो लोग होते हैं, समाज के अन्य जो वर्ग होते हैं, जो गरीब पिछड़े वर्ग होते हैं, उनको क्या करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ने का काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह देने का काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआरपीएस की सफलता का मुख्य कारण क्या है। तो पहला है उनके पास बड़ी शैक्षणिक डिग्री होती है। दूसरा है वे उच्च सरकारी वेतन पाते हैं। तीसरा, समुदाय के भीतर आने के कारण उनकी उच्च विश्वसनीयता होती है। और चौथा है वे परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन लाते हैं। तो उनके पास कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं होती, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स के पास कोई ऐसे स्किल या डिग्री नहीं होती है। जो एकदम सामान्य जो लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं। ठीक है, तो कोई डिग्री वगैरह नहीं होती और सरकारी उच्च वेतन नहीं पाते हैं वो। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, एक स्वप्रबंधित में जो इंस्टीट्यूशन होता है आपका। ठीक है, वो गवर्नमेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन होगा, समुदाय के भीतर आने के कारण उनकी उच्च विश्वसनीयता होती है, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर ही होते हैं और उनका उसके माध्यम से उनका क्या हो गया, जीवन स्तर बेटर हो गया। तो अब वो चाहते हैं कि अन्य लोग भी हैं जो समाज के हाशिए पर गरीब वर्ग हैं, उनका भी विकास हो। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सीआरपीएस का प्राथमिक कार्य क्या है, इनका प्राइमरी वर्क क्या है पूछ रहा है। तो केवल बैंक से ऋण आवेदन जमा करना। दूसरा कह रहा है कि नए समूह को संगठित करना और सेल्फ हेल्प ग्रुप से या वीओस को क्षमता निर्माण या प्रशिक्षण देना। तीसरा कह रहा है कि गांव के सभी सरकारी विभागों को चलाना। और चौथा कह रहा है कि वे व्यक्तिगत सदस्यों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आपको पता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो सीआरपीएस व्यक्ति होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ही मेंबर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के डेवलपमेंट में ही काम करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, नए समूहों को संगठित करना और स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठनों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण देने का काम ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचसूत्र के पालन को सुनिश्चित करने में सीआरपीएस की क्या भूमिका होती है। ठीक है, जो सीआरपीएस व्यक्ति होता है उसकी क्या भूमिका होती है पंचसूत्र के सिद्धांत के पालन कराने में स्वयं सहायता समूह के। तो वे पंचसूत्र को लागू होने से रोकते हैं। दूसरा, वे केवल क्लस्टर लेवल फेडरेशन को रिपोर्ट करते हैं और स्वयं सहायता को नहीं। तीसरा, वे स्वयं सहायता समूह को नियमित रूप से पंचसूत्र का अभ्यास कराने के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देते हैं। और चौथा, केवल वे मासिक बैठकें आयोजित करने का काम वो करते हैं। तो वे पंचसूत्र को रोकने का काम नहीं करते। ठीक है, और वे रिपोर्ट जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन को नहीं देते हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूह के लिए वो होते हैं। ठीक है, जो सीआरपीएस व्यक्ति होता है वह स्वयं सहायता समूह के लिए होता है। और वो क्या करता है, जो स्वयं सहायता समूह का नए स्वयं सहायता समूह में मेंबर्स को जो जोड़ता है, तो उनको कहता है कि वो पंचसूत्र के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो बताता है और कैसे उनको लागू करना है, कैसे उनको व्यवहारिक में लाना है, वो सारे चीज़ों का प्रशिक्षण वगैरह कराने का काम वो करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे इसका भी राइट जवाब होगा। वे मासिक बैठक आयोजित कराने का काम नहीं करता है। ठीक है, ये जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो मेंबर होता है उनके काम होता है कि वो मासिक बैठकें आयोजित करें।
अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता दर यानी सीआरपी का मुख्य ध्यान किस पर होता है? तो केवल कृषि तकनीकी पर प्रशिक्षण देने पर होता है। दूसरा, बचत, ऋण या बुद्धिमत्ता उपयोग, बीमा और बैंकिंग लिंकेज पर प्रशिक्षण देना होता है, या कपड़े की सिलाई का प्रशिक्षण देना होता है, या केवल सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करने का काम वो करते हैं। तो वित्तीय साक्षरता का मतलब होता है फाइनेंस यानी पैसे के बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके खर्च वगैरह से लेकर सारी चीज़ें जो आती है फाइनेंस से, उसके बारे में उनको प्रशिक्षित करना। तो जो सीआरपीएस व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वे कृषि तकनीकी पर प्रशिक्षण नहीं देता है। ठीक है, कृषि तकनीकी पर प्रशिक्षण देने का काम उसका नहीं होता है। वो स्किल्ड कोई अगर कृषि से संबंधित व्यक्ति है तो वो उसके पास वो स्किल होगी तो वो देता है, लेकिन इसमें ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, दूसरा होगा ऑप्शन नंबर बी, वो बचत, ऋण की बुद्धिमत्ता उपयोग, बीमा, बैंक लिंकेज और प्रशिक्षण देने का काम वो करता है। यानी वो बताता है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर के पास कुछ पैसा है अगर, तो उसको कैसे सेव करेंगे। ठीक है, अगर वो ऋण लेते हैं तो कैसे उसका उपयोग करना है, पैसे की यूटिलाइजेशन को वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से पैसे का उपयोग करना है। फिर बीमा और बैंक लिंकेज पर प्रशिक्षण देने का काम भी वो करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआरपीएस के प्रशिक्षण की विधि यानी मेथडोलॉजी में आमतौर पर क्या शामिल होता है? तो केवल 1 घंटे का व्याख्यान होता है। दूसरा, क्रियात्मक अधिगम या भूमि निर्वाह और अनुभव साझाकरण होता है, लंबी और अत्यधिक शैक्षणिक कक्षाएं होती है, या केवल पुस्तकों से पढ़कर सुनना होता है। तो जो सीआरपीएस व्यक्ति होता है, जो प्रशिक्षण जो लोगों को जो ट्रेनिंग देता है, स्वयं सहायता समूह के जो मेंबर होते हैं, तो वो 1 घंटे का व्याख्यान नहीं करता। नहीं, इसमें 1 घंटे के व्याख्यान से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा कह रहे हैं क्रियात्मक अधिगम यानी एक्शन लर्निंग, भूमिका निर्वहन यानी रोल प्लेइंग और अनुभव साझाकरण के माध्यम से क्या करता है, आमतौर पर इसके माध्यम से प्रशिक्षण देता है। ठीक है, और यहाँ पे लंबी और अत्यधिक शैक्षणिक कक्षाएं वगैरह नहीं चलती हैं, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर होते हैं, आपको भी पता है कि उनकी एज होती है। ठीक है, वो छोटे छोटे बच्चे तो होते नहीं है या स्टूडेंट तो है नहीं कि उनको कक्षाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो उनको वैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो व्यवहारिक जीवन जिसका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से समझ सके। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है सीआरपीएस को प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति या संस्था को क्या कहा जाता है? यानी जो सीआरपीएस के जो ट्रेनिंग दी जाती है उनको, वो उस इंस्टीट्यूशन को या उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो केवल ग्राम संगठन कहा जाता है, मास्टर ट्रेनर या ब्लॉक या जिला संसाधन व्यक्ति कहते हैं, या बैंक प्रबंधक कहते हैं, या स्थानीय राजनेता कहते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है उनको क्या कहते हैं, मास्टर ट्रेनर कहते हैं। आपने क्लासेस में देखा होगा कि मास्टर ट्रेनर कौन होता है, उसका क्या काम था, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। या इसे ब्लॉक या जिला संसाधन व्यक्ति के नाम से भी आप जानते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रक्रिया में सीआरपीएस सदस्यों को किस कौशल में प्रशिक्षित करते हैं? यानी जो क्षमता निर्माण होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, उसमें सीआरपीएस के जो मेंबर्स होते हैं कैसे कौशल प्रशिक्षित प्रदान करते हैं? तो विदेशी भाषा में कौशल देते हैं, यानी आउट ऑफ कंट्री की जो लैंग्वेज होती है उसमें देते हैं उनको ट्रेनिंग, या बही खाता, बैंक प्रबंधन और नेतृत्व कौशल में उनको प्रदान किया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, या केवल खाना पकाने की तकनीक सिखाए जाते हैं। तो क्षमता निर्माण में आपको पता है कि उनको किसी दूसरी भाषा में जो है कौशल प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया, क्योंकि वो जहाँ से आते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा जो वो यूज़ करते हैं, जो बोलते हैं, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है, न कि किसी विदेशी भाषा में। ठीक है, बही खाता, बैंक प्रबंधन, बैठक प्रबंधन और नेतृत्व कौशल। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उनको बताया जाता है कि बैंक खाता, जो बही खाता हो गया, उसको मेंटेन कैसे रखना है, बैठकों का प्रबंधन कैसे करना है और नेतृत्व कौशल कैसे करना है, यानी लीडरशिप कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें जो होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर को सिखाई जाती है। और कौन सिखाता है? तो सीआरपीएस का व्यक्ति जो सिखाता है, जो मेंबर होता है वो सिखाता है। उनमें उनको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं दी जाती है, ना ही खाना पकाने की तकनीक बताई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे राइट जवाब होगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी नीचे आ गया है इसका, कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आजीविका संवर्धन यानी सीआरपीएस की भूमिका क्या है? ठीक है, इसकी भूमिका पूछ रहा है कि क्या है, तो केवल समूह का हिसाब किताब रखना है, या सदस्यों को सूक्ष्म उद्यम यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करने और बाजार संपर्क स्थापित करने में मदद करना है,
वीओ के सभी निर्णय लेना है या केवल स्वास्थ्य शिविरों आयोजित कराने का काम किया जाता है। तो जो आजीविका संवर्धन होता है, आजीविका संवर्धन का मतलब होता है कि उनको नौकरी, रोजगार या बिजनेस के लिए तैयार करना होता है, ठीक है। यानी उनको बेसिकली उनको आय को बढ़ोतरी कराने के लिए काम किया जाता है। तो ये जो होता है इसकी भूमिका क्या होती है, आजीविका संवर्धन में जो सीआरपीएस व्यक्ति होते हैं वो क्या करता है, तो वो ट्रेनिंग वगैरह देने का काम करता है। यानी सदस्यों को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने और बाजार संपर्क स्थापित करने में वो मदद करता है। यानी कैसे चीज़ों को किया जाएगा, कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, फिर उसको मार्केट में कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे मार्केट में बेचा जाएगा और कैसे मार्केट से संपर्क स्थापित किया जाएगा, ये सारी चीज़ें वो बताने का काम करता है। यानी उसमें वो मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआरपीएस के प्रशिक्षित मॉड्यूल अक्सर कैसा होता है, उनका जो प्रशिक्षित मॉड्यूल होता है वो अक्सर कैसा होता है ये पूछ रहे हैं। तो एक बार का गैर संरचित कार्यक्रम होता है या संरचित बहुस्तरीय और आवासीय कार्यक्रम होता है, केवल सरकारी नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना या सभी के लिए एक आकार यानी वन साइज फिट्स फॉर ऑल होता है। तो जो उनका मॉडल होता है, जो मॉडल यू अक्सर यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, संरचित होता है यानी बहुस्तरीय होता है, यानी कई मॉडल उनके होते हैं, ठीक है। और आवासीय कार्यक्रमों का आयोजन भी, यानी लोगों के घर घर जाके भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं कि कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआरपीएस को प्रशिक्षण देने का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी सीआरपीएस जो मेंबर होता है उसको प्रशिक्षण देने का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि केवल बाहरी एजेंसियों पर पूरी तरह से निर्भर बनाना है। दूसरा कह रहा है कि उन्हें प्रभावी फैसिलिटेटर यानी सुविधाकर्ता और रोल मॉडल बनाना है। तीसरा कह रहा है कि केवल उन्हें सरकारी दस्तावेज एकत्र करने वाला बनाना है। या चौथा कह रहा है कि उन्हें सामाजिक नेटवर्क को सीमित करना है। तो जो सीआरपीएस व्यक्ति होता है वो ट्रेनिंग वगैरह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर को बेसिकली स्वयं सहायता समूह में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि उनका जो पर्पस यानी उन्हें प्रभावी फैसिलिटेटर यानी सुविधाकर्ता और रोल मॉडल बनाया जा सके, उन्हें दिखाया जा सके कि ये वो व्यक्ति है जिसने जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने जीवन स्तर में सुधार किया है। तो एक रोल मॉडल के रूप में वो काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआरपीएस किस माध्यम से समुदाय में जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी निर्णय खुद लेकर करते हैं। यह कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह और विलेज स्तर पर नियमित आंतरिक ऑडिट और पारदर्शी रिकॉर्ड कीपिंग सुनिश्चित करके ऐसा कर सकते हैं, या केवल बाहरी ऑडिटर पर निर्भरता रखकर कर सकते हैं, या समूह के सदस्यों को जानकारी न देकर करते हैं। तो पारदर्शिता या जवाबदेहिता का मतलब होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, जो भी ऑडिटिंग की जाती है वो सभी के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा, स्वयं सहायता समूह या वीओज के स्तर पर नियमित आंतरिक ऑडिट और पारदर्शी रिकॉर्ड कीपिंग सुनिश्चित करके ऐसा संभव होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है स्वयं सहायता समूह के गठन में सीआरपीएस का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या है। तो तुरंत बड़ा बैंक ऋण दिलवाना है, यह सबसे गरीब और अति गरीब परिवारों की पहचान करना और उनके साथ विश्वास स्थापित करना है, या केवल सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना है, या स्वयं सहायता समूह का नाम तय करने का काम किया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह में जो गठन होता है, जो पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है वो होता है सबसे गरीब और अति गरीब परिवारों की पहचान करना और उनके साथ विश्वास स्थापित करने का काम ये करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआरपीएस को अपनी सेवाएं प्रदान करने के बदले क्या प्राप्त होता है, यानी जब वो सर्विस अपनी देते हैं तो उसके बदले उनको क्या मिलता है। तो एक निश्चित सरकारी वेतन दिया जाता है, या कार्य की मात्रा के आधार पर मानदेय या यात्रा भोजन भत्ता आदि प्रदान किया जाता है, या समूह को मुफ्त भोजन देता है, या स्वयं अपनी तनख्वाह वो तय करते हैं। तो जो सीआरपीएस जो मेंबर होता है जब वो अपनी सेवाएं सर्विस प्रदान करता है, यानी जो प्रशिक्षण वगैरह देने का काम करता है, तो उसके बाद जो उसको मिलता है वो क्या होता है, कार्य की मात्रा के आधार पर मान्य देता है, यानी उसकी जो कितना उसने काम किया है, क्या क्या काम किया, उसके आधार पर जो पेमेंट होती है उसकी तय होते हैं, यानी जो फीस वगैरह जिसको बोलते हैं वो दिया जाता है। उसके साथ साथ उसको यात्रा यानी ट्रैवल कॉस्ट दिया जाता है और भोजन के लिए भी पैसे वगैरह मिलते हैं उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआरपीएस पुनर्प्रशिक्षण यानी रिफ्रेश ट्रेनिंग
क्यों प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्योंकि वे अपनी नौकरी छोड़ने वाले हैं। दूसरा, अपने ज्ञान को अद्यतन अपडेट रखने और नई सरकारी योजनाओं या तकनीकों को सीखने के लिए। तीसरा है क्योंकि वे अपने मूल प्रशिक्षण में असफल रहे। और चौथा है कि केवल छुट्टी लेने के लिए ऐसा वो करते हैं। तो पुनश्चय यानी रिफ्रेश जो ट्रेनिंग होती है उसका क्यों प्राप्त करते हो, तो अपनी ज्ञान को अद्यतन यानी अपडेट करने के लिए। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं डेली तो कुछ नई चीज़ें जब आते हैं तो आप अपने नोट्स में अपडेट करते हैं ना, उसको नोट्स में ऐड करते हैं। तो वैसे ही वो भी अपने ज्ञान में क्या करते हैं, अपडेट करते हैं और नई सरकारी योजनाओं या तकनीकों को सीखने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि CRPS किस पदानुक्रमिक संस्था को रिपोर्ट करते हैं और उनके मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो केवल व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह को, क्लस्टर स्तरीय संघ, ब्लॉक या जिला परियोजना कार्यान्वयन इकाई को, स्थानीय स्कूल प्रशिक्षक को, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ऐसा देने का काम वो करते हैं। तो भले ही वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर होते हैं, लेकिन केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के व्यक्तिगत सदस्यों को नहीं देते, किसी एक मेंबर को रिपोर्ट नहीं देते हैं। या तो वो स्वयं सहायता समूह को देंगे, या VOs के मेंबर को देंगे, या क्लस्टर स्तरीय या ब्लॉक जिला परियोजना कार्यक्रम के इकाई को देंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि CRPS की भूमिका निर्भरता जाल यानी डिपेंडेंसी ट्रैप को तोड़ने में कैसे मदद करती है। तो केवल बाहरी एजेंसियों को पूरी तरह से हटाकर किया जाता है, या वे समुदाय जो यह सिखाते हैं कि वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं, जिससे बाहरी निर्भरता कम होती है। तीसरा, वे केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भरता को बढ़ावा देते हैं। या चौथा, वे समूह में बचत को पूरी तरह से रोक देते हैं। ठीक है, तो जो निर्भरता की जाल है उसको, डिपेंडेंसी जो ट्रैप है उसको तोड़ने में वो कैसे मदद करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वे समुदाय को यह सिखाते हैं कि वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं, जिससे बाहरी निर्भरता कम होती है। यानी जो स्वयं सहायता समूह के मेंबर्स होते हैं, उनकी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो बताते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो स्वयं ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बाहरी लोगों से या बाहरी जो संस्थाएं हैं उससे निर्भरता उसकी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक CRP बनने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। तो उच्च गणित में डायरेक्टर की डिग्री होती है, या गाँव के सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से परिचित होना है, या सफलतापूर्वक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सदस्य होना और पंचसूत्र का पालन करना है, या सरकार में उच्च पदस्थ संपर्क स्थापित करना होता है। तो जो CRPS होता है उसका जो महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है, तो उसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है सफलतापूर्वक स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना और पंचसूत्र का पालन कराना। ये जो होता है उसका काम होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि CRPS किस प्रकार के ज्ञान को समुदाय में फैलाते हैं। तो केवल बाहरी अकादमिक ज्ञान को, या व्यवहारिक ज्ञान और अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त सबक को, या केवल इंटरनेट से प्राप्त जानकारी को, या केवल राजनीतिक ज्ञान को। तो जो CRPS का मेंबर होता है वो स्वयं सहायता समूह का सदस्य ही होता है। तो उसने जो अनुभव गेन किया हुआ है, जो उससे अनुभव मिला है जब वो स्वयं सहायता समूह में था, तो वो अपने व्यवहारिक ज्ञान और अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त सबक को क्या करता है, समुदाय में फैलाने का काम वो करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि CRPS द्वारा VO और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सरकारी रिकॉर्ड को सही रखना। दूसरा है उच्च संस्थानों को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए प्रबंधन समिति यानी मैनेजमेंट कमेटी की क्षमता को मजबूत करना। तीसरा कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह को पूरी तरह से समाप्त करना। और चौथा कह रहा है कि व्यक्तिगत सदस्यों के बीच झगड़े को सुलझाने का काम वो करते हैं। तो आपका जो CRPS मेंबर होता है, जो व्यक्ति होता है, वो क्या करते हैं, VOs और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को प्रशिक्षण देने का उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, उच्च संस्थानों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रबंधन समिति यानी मैनेजमेंट कमेटी की क्षमता को मजबूत करने का काम वो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। तो ये आपके 20 प्रश्न थे। अब आपको बताना है कि 20 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया और कितने प्रश्नों को गलत किया है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। जो प्रैक्टिस सेट भी ये चल रही है और लगभग 6-7 और प्रैक्टिस सेट इस पर आएंगी। उसके बाद जो है आपका पूरी तरह से ये जो प्रैक्टिस सेट जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है 20 क्वेश्चन का, ये भी जल्दी आपका समाप्त हो जाएगा। तो 1 हफ्ता और लगेगा, 1 या 2 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि 1 हफ्ते में आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं।
तो जितने भी क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं, अगर उस पर आप अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं, जो क्लास चलाई गई थी अगर क्लास को भी अच्छे से करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरा मानना है कि आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तक आप जा सकते हैं। आपका जो आपको पता है कि सब्जेक्ट नॉलेज में 20 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, तो अगर आप अच्छे से करते हैं तो मेरा मानना है कि इसके बीच का आपका एवरेज रहने वाला है। ठीक है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो कम से कम आपके 15 से 20 के बीच आपके जो हैं, अब 15 किसी का 15 आ सकता है, 16 17, जो भी एवरेज आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है, उतने क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना होगी। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और क्लास नोट्स को अच्छे से करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, मेरे अनुभव से मैंने जितना मुझे समझ में आया मैंने उसको कराया है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इतने क्वेश्चंस कम से कम आपके 15 से ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।